नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी अभ्यास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल और पर्यावरण का एक अच्छा टॉपिक होता है मरुस्थल या रेगिस्तान। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में मैं लास्ट में आपको वर्ल्ड मैप पे कुछ इंपॉर्टेंट और विशिष्ट मरुस्थल के बारे में, उनके लोकेशंस के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ रिवीजन के उद्देश्य से मैं कुछ 4-5 पॉइंट अलग से बताऊंगा, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो साथी आज चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेगिस्तान के लक्षण की बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये रेगिस्तान है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है रेत की उपस्थिति, दूसरा है निर्जन या वीरान अर्थात आबादी का न पाया जाना, तीसरा है वर्षा का ना होना, और चौथा है आपकी कटीली झाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न अगर बन के आता है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में सबसे प्रमुख लक्षण क्या है रेगिस्तान का, और सपोज कीजिए कि ये चारों विकल्प आपको दिए गए हैं प्रश्न में, तो आप टिक किस पे करेंगे? तो आप टिक करेंगे वर्षा का ना होना। वर्षा का ना होना सबसे पहला आपका लक्षण होता है कि मरुस्थल है या नहीं है, इसको ज़रा सा ध्यान में रखेंगे। आइए लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर चलेंगे तो मरुस्थल के दो प्रकार होते हैं। पहला है शीत या ठंडा मरुस्थल, इसी को कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका उष्ण या गर्म मरुस्थल, जिसको हॉट डिजर्ट भी कहते हैं। आइए इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसमें जो शीत मरुस्थल में आपका उदाहरण है इंपॉर्टेंट, पहला है आपका आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, आर्कटिक महासागर ये वही है जो मैंने बताया था आपका उत्तरी ध्रुव पर आपका स्थित है, नॉर्थ पोल पे स्थित है। नंबर 2 की बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप आपका साउथ पोल पे स्थित है। मैंने आपके महासागर और महाद्वीप वाले वीडियो में इसको अच्छे से चर्चा किया इस पे। तीसरे की बात करेंगे सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करेंगे तो यह भारत में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। इसके बारे में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि यह भारत का सबसे ठंडा स्थान भी है। इसी के साथ साथ जो सियाचिन है यह विश्व का सबसे ऊंचा रणभूमि भी है, इसको भी जरा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए बात करते हैं अगला, गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल के उदाहरण की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो गर्म मरुस्थल में आपका यहाँ पे दिया हुआ है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है आपका गोबी मरुस्थल, ये आपका चीन में है। और दोस्तों, 3-4 साल पहले टेट में प्रश्न आया था कि गोबी है, तो मज़े की बात यह है कि वहाँ पर विकल्प में एक प्रकार की सब्जी भी दिया हुआ था। तो दोस्तों, वो सब्जी जो होता है वो गोभी होता है, वहाँ पे भा होता है, यहाँ पे बा है। ये गोबी मरुस्थल है जो चीन में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका गर्म मरुस्थल आटाकामा। आटाकामा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट के जो दोनों हैं, एक आपका कालाहारी और एक आपका सहारा मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो मैंने आज अपना थंबनेल लगाया है आज के वीडियो का, ये थंबनेल है कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। तो कैसे ही मैं बताता हूँ दोस्तों। ये ठंडा और गर्म की अगर बात करेंगे तो ये सब सारे मरुस्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है ये है आपका सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, इसको ध्यान में रखेंगे। नंबर 2 पे जो है ये है आपका आर्कटिक। नंबर 3 की बात करेंगे सहारा, तो सहारा मरुस्थल आपका ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका है अंटार्कटिका, नंबर 2 पे आपका है क्षेत्रफल में आर्कटिक महासागर, और सहारा मरुस्थल आपका जो उष्ण मरुस्थल है ये आपका आता है तीसरे नंबर पे। तो सहारा मरुस्थल उष्ण मरुस्थलों में सबसे बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, और अगर विकल्प में सहारा के अलावा आर्कटिक या अंटार्कटिका दिया है, तो आपको आर्कटिक या अंटार्कटिका पे टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक अगर विकल्प में नहीं दिया है तो आप सहारा ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये है आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में स्थित है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आ गया कि थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, अब मान लीजिए आपको विकल्प में भारत न मिले, आपको दे दे विकल्प में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, फिर आप टिक क्या कीजिएगा?
तो यहाँ पे दोस्तों आपको टिक करना पड़ेगा पाकिस्तान, क्योंकि जो थार मरुस्थल है राजस्थान में, यह राजस्थान पाकिस्तान से सटा हुआ है और पाकिस्तान में भी थार मरुस्थल का विस्तार है। इसको जरा सा ध्यान में रखेंगे, यानी कि थार मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आइए अगला देखते हैं, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। दोस्तों जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा मैंने 2-3 बिंदु यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं, जैसे स्थलीय पौधे को क्या कहते हैं, मीजोफाइट या मीजोफाइट भी कहते हैं, ठीक है, मीजोफाइट्स या मीसोफाइट्स भी कभी कभी कहते हैं। अगला है जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हालोफाइट्स कहते हैं, इसको जरा सा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया परीक्षाओं में, अक्सर मुझे प्रैक्टिस सेट में या किसी परीक्षा में मिला है, इनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है जीरोफाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका हाइड्रोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए जीरोफाइट्स को उदाहरण देखते हैं। इसमें आपका पहला उदाहरण है नागफनी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैक्टस आपका यूपी टेट में 2-3 साल पहले पूछा था, पुलिस में भी पूछा जा चुका है, पीसी में भी पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षाओं में आया है। कैक्टस, नागफनी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बबूल, बबूल के अलावा अन्य कटीली झाड़ियाँ। आइए देखते हैं इनके अनुकूलन के बारे में। रेगिस्तानी पौधे के अनुकूलन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, इसमें ऐसे पत्ती रूपी संरचना होती है, लेकिन ये पत्ती नहीं होती है। आपको बता दूं, ये जो पत्ती होती है ये तने का रूपांतरण होता है। इसी के साथ साथ जो इसमें कांटे होते हैं, ये आपका कांटा ना होकर ये आपका पत्ती का रूपांतरण होता है। देखो ऐसा होता किस लिए, मैं बताता हूँ। पत्तियों में पाया जाता है रंध्र या स्टोमेटा, जिससे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया, जिससे क्या होता है, जल का ह्रास होता है। दोस्तों एक तो तितलौकी, ऊपर से चढ़ी नीम की डाल, एक तो बेचारे ये जीरोफाइट्स होते हैं, ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहां जल का अभाव होता है। ऊपर से अगर इनमें रंध्र के माध्यम से ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया से अगर जल का ह्रास होगा तो ये बेचारे जीवित कैसे रहेंगे। तो यही कारण है कि इसमें जो तना होता है ये पत्ती रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और जो पत्तियां होती है ये कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आपका ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है। और ये आपका हो गया रेगिस्तानी पौधों का पहला अनुकूलन। और यहाँ पे भी देखिए यही सब बातें लिखी हुई है, जल का ह्रास नहीं हो पाता है। इसका उदाहरण होता है आपका नागफनी का पौधा। आइए इसके दूसरे अनुकूलन की बात करते हैं। यहाँ पे जो अन्य अनुकूलन की बात की गई है, इसमें यह है कि इनकी जड़ें एकदम सीधी गहराई में जाती हैं पानी की तलाश में, ये भी अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि इन पौधों के ऊपर मोम की परत पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगला जो प्रायः आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है, विकल्प में रखा रहता है, ये है आपका मांसल होते हैं। ये प्रायः फ्रेसी या मांसल होते हैं, इसको जरा सा आप ध्यान में रखेंगे। मैंने अभी लास्ट वीडियो जो बताया था, एक बनाया था मूल कर्तव्य का, तो मूल कर्तव्य के वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सा आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो मैंने उसमें एक बताया था कि आपका टैक्स देना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, इसको जरा सा ध्यान में रखेंगे। तो जो मूल कर्तव्य नहीं है टैक्स देना, वही आपका 16 अगस्त 2020 के पेपर में, खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में पूछ लिया था, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको आप देख सकते हैं, उसको जरा सा ध्यान में रखेंगे। अगले जीव की अगर बात करेंगे, मरुस्थलीय जीव की अगर बात करेंगे, तो मरुस्थल में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन है वो है आपका ऊंट या कैमल। इसके बारे में बात करेंगे तो इसके 2 विशिष्टताएं ये हैं कि इसका पैर गद्दीदार होता है, जिससे यह आसानी से रेत में चल लेता है, इसका पैर नहीं धंसता है, ठीक है। इसके कुबड़ की बात करेंगे तो जो कुबड़ में संचित भोज्य पदार्थ होता है वह किस रूप में संग्रहित होता है, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऊंट के कुबड़ में जो भोजन इकट्ठा होता है वह होता है वसा के रूप में, और इसी वसा का क्या होता है, फर्दर बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से क्या होता है, जल बनता है, और यही जल आपका ऊंट के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे ऊंट को जल्दी प्यास नहीं लगती है। और यही कारण है कि ऊंट आपका लंबे समय तक बिना जल के रेगिस्तान में जीवित रह सकता है। आइए इसके कॉमन नेम की बात करते हैं।
तो ऊँट का जो कॉमन नेम होता है ये होता है रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज होता है। इसी प्रकार एक और कॉमन नेम आप याद रखेंगे कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र केंचुए को कहते हैं, अर्थवाम को कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कंगारू चूहा। कंगारू चूहा की बात करेंगे तो यह यूपीपीएससी 2018 अक्टूबर में संपन्न हुए यूपीपीसीएस के पेपर में आया था और वहाँ पे प्रश्न आया था कि पृथ्वी पर बिना जल के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा कंगारू चूहा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कंगारू चूहा एक अलग जीव है और कंगारू अलग जीव है, चूहा अलग जीव है, यहाँ पे कॉमन नहीं है बीच में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम होता है श्याम और किसी अन्य व्यक्ति का नाम होता है सुंदर और कोई तीसरा व्यक्ति भी होता है जिसका नाम होता है श्याम सुंदर, इसको जरा सा ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार अगले जीव की बात करेंगे तो रेगिस्तानी सांप, अगला जीव है आपका रेगिस्तानी लोमड़ी। पानी बरस रहा है, कोई दिक्कत हो सकती है। चलिए आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप पे। वर्ल्ड मैप पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं अपना कुछ जो इम्पोर्टेंट और अच्छे मरुस्थल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके लोकेशंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये आपका मोहावेव है, मोहावेव या मोहावे भी कहते हैं इसको, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका है आटाकामा। आटाकामा की बात करेंगे तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और आपका चिली के इर्द गिर्द के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ बात करेंगे सहारा की। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, इसको जरा सा ध्यान में रखेंगे। सहारा के बारे में 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो इसका विस्तार 11 अफ्रीकी देशों में फैला है, ये ध्यान में रखेंगे। सहारा के बारे में एक और आपको बात बता दें कि सहारा का जो क्षेत्रफल होता है सॉरी, ये होता है आपका 92 लाख वर्ग किलोमीटर। 92 लाख वर्ग किलोमीटर ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा ये होता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि कह सकते हैं एक वाक्य में कि जो सहारा मरुस्थल है यह भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला कौन सा मरुस्थल है, इसके लोकेशंस की बात करेंगे। अगला आपका कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ यहाँ पर दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत, ये दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत ये आपका ईरान नामक देश में है। इसी प्रकार आपका काराकुम ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है और ये आपका कुजिकिल कुम ये आपका उज्बेकिस्तान में, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका गोबी है और यहाँ पे आपका थार है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपका गिब्सन वगैरह है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात करते हैं रिवीजन के उद्देश्य से। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको महाद्वीपों के बारे में बता देता हूँ, उनके लोकेशन बता देता हूँ। ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये है आपका यूरोप महाद्वीप, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यहाँ पर साउथ पोल पे ये नीचे है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके 7 महाद्वीप के लोकेशंस मैंने बता दिए हैं। कुछ विशिष्ट बातें अगर यहाँ पे बताएं आपको तो यहाँ पे आपका पनामा नहर है, यहाँ पे एक पनामा देश है, उसी देश में पनामा नहर बनाया गया है और वो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका सुएज नहर है, ये ध्यान में रखेंगे, एग्जैक्ट यहीं पे है आपका। और यहाँ पे क्या है कि ये सुएज नहर ने, मैंने आपको बताया था भूला, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था भूला, भूला माने भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ये जो सुएज नहर है यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, ये आपका लाल सागर है। तो सुएज नहर ने भूमध्य सागर को लाल सागर को आपस में जोड़ दिया और ये अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया। तो दोस्तों ये सब विशिष्ट बातें आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वर्ल्ड मैप का जो मैंने बताया है आपको और अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ क्या है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है मरुस्थल, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।